जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। आज हम लोग ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा प्राक ऐतिहासिक काल और उस प्राक ऐतिहासिक काल का एक कालखंड बचा है जिसे ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। देखें कि जो प्राक ऐतिहासिक काल था उसे दो कालखंडों में विभाजित किया गया था। उसे कितने कालखंड में विभाजित किया गया था? तो दो कालखंडों में। किसे? तो प्राक ऐतिहासिक काल को। प्राक ऐतिहासिक काल इसे कितने भाग में डिवाइड किया गया था? दो कालखंडों में डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला देखे थे पाषाण काल और दूसरे को कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, जो ये पाषाण काल है इसे भी तीन भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें जो पहला है इसे कहा गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। जो दूसरा है इसे कहा गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा है इसे कहा गया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। देखे थे कि जो पूरा पाषाण काल है इसे भी तीन भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें पहले वाले को कहा गया था निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरे कहा गया मध्य पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। और जो तीसरा था इसे उच्च पाषाण काल के नाम से जाने। देखे थे कि जो निम्न पूरा पाषाण काल था इस टाइम पे अग्नि की खोज हो चुकी थी। किसकी खोज हो चुकी थी? अग्नि की। लेकिन ये इसके प्रयोग से अनभिज्ञ थे, यानी इसका व्यापक रूप से प्रयोग करना नहीं जान रहे थे। लेकिन जैसे ही मध्य पूरा पाषाण काल आता है ये अग्नि का उपयोग करना सीख जाते हैं। ये व्यापक रूप से यहाँ पे क्या कर लेते हैं? तो अग्नि का उपयोग करते हैं, यानी अग्नि का प्रयोग करना सीख गए थे। और इस टाइम पे क्या हुआ था? अग्नि की खोज हुई थी। देखे थे कि जो मध्य पाषाण काल है इस मध्य पाषाण में लोग क्या करना शुरू कर दिए थे? तो इस समय पशुपालन शुरू कर दिए थे। इस टाइम पे कौन सी क्रिया हो रही थी? तो पशुपालन की क्रिया शुरू हो चुकी थी, यानी इस समय के लोग जो थे पशुपालन करना शुरू कर दिए थे, यानी इस टाइम पे पशुपालन करते थे। जो नव पाषाण काल है इस टाइम पे जो मानव है वो अस्थायी निवास हो चुका था, यानी वो अस्थायी निवासी हो चुका था। और इसका प्रमुख कारण था कृषि। यानी नव पाषाण काल में मानव क्या करना शुरू कर दिया था? तो कृषि शुरू कर दिया था और उसके उपज होने तक वो क्या करने लगा? वहाँ पे रहने लगा, यानी लगभग वो अस्थायी जीवन शुरू कर दिया था। और इस टाइम के अंत तक आते आते वो पूर्ण रूप से अस्थायी जीवन यापन करने लगा था। इसके कालखंड के बाद हमें पढ़ना था ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल की बात करें कि जो ताम्र पाषाण काल है ये होता क्या है? तो देखें कि ऐसा कालखंड जिसमें पाषाण यानी पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग शुरू हो गया था, इसी कालखंड को ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। यानी जिस कालखंड के अंतर्गत पाषाण तथा तांबे के उपयोग व्यापक रूप से शुरू हुआ या व्यापक रूप से होने लगा, उसी कालखंड को ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं।
यानी ताम्र पाषाण काल में देखें कि पत्थर के साथ साथ जो पत्थर के जो उनके औजार होते थे, उन औजारों के साथ साथ जो तांबे के औजार थे ये भी प्रयोग करना शुरू हो चुका था, लोग व्यापक रूप से प्रयोग करने लगे थे। देखें कि जो ताम्र पाषाण काल है, इसमें जो मानव है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखता है, तो तांबे का ही प्रयोग करना सीखता है। तो जो मानव है, मानव सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था, या सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो था तांबा। क्या था? तांबा। अगर इसके साक्ष्य की बात करें कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं अतिरम्पक्कम से। कहाँ से मिलते हैं? अतिरम्पक्कम से। और ये अतिरम्पक्कम कहाँ है? तो ये अतिरम्पक्कम है मद्रास में। ये वही मद्रास है जहाँ से हस्तकुठार मिला था, यानी जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी मिली थी। और यहाँ से जो अतिरम्पक्कम है, जो मद्रास का, यहाँ से भी क्या मिलता है? कुल्हाड़ी मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो कुल्हाड़ी मिलता है ये किसका मिलता है? तो ये तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी। लेकिन देखें कि जो पाषाण काल पढ़ रहे थे, और पाषाण काल में जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, उन्होंने जब खुदाई की थी तो सर्वप्रथम उन्हें भी क्या मिला था? तो उन्हें भी कुल्हाड़ी मिली थी। उन्हें भी क्या मिली थी? कुल्हाड़ी, जिसे हैंडेक्स के नाम से जाना गया। हैंडेक्स या हस्तकुठार, हस्तकुठार। और ये मिला कहाँ से था? तो ये मिला था पोलवरम से। और ये पोलवरम कहाँ है? तो ये मद्रास। यानी देखें कि जो पाषाण काल में भी जो सबसे पहले कोई औजार मिला था, तो मिला था मद्रास के पोलवरम से। और क्या मिला था? तो कुल्हाड़ी मिली थी, हैंडेक्स मिला था। और ताम्र पाषाण काल में भी देखें कि इसी मद्रास में अतिरम्पक्कम से जो औजार मिलता है वो है तांबे की कुल्हाड़ी। और इससे ये पता चलता है कि इस समय के जो लोग थे वे किस धातु का प्रयोग करना शुरू किए थे। सबसे पहले तो तांबे का प्रयोग करना शुरू किए थे। इसके साथ ही साथ देखें कि जो ताम्र पाषाण काल है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो जो ताम्र पाषाण काल है, इसे नौपाषाण, नौपाषाण, ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। नौपाषाण ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखें कि जो ताम्र पाषाण काल था, इस समय की जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? तो इस समय की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और देखें कि जो इस टाइम पे कई सारी सभ्यताएं थी, लेकिन वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन एक इस समय की जो सभ्यता थी जिसका नाम है जारवे सभ्यता, जारवे या जोरवे सभ्यता। ये जो जारवे सभ्यता है ये प्रमुख इस समय की सभ्यता थी। और ये कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसके साथ ही साथ देखें कि जो ताम्र पाषाण काल है, जिसे धातु युग के नाम से जानते हैं, इसे किस नाम से भी जानते हैं? तो इसे धातु युग के नाम से जानते हैं। और इस धातु युग में 3 युग आता है।
कितने युग आते हैं? तो 3 युग आते हैं, जिसमें पहले को बोलते हैं तांबा युग, तांबा युग, दूसरे को बोलते हैं कांस्य युग, और जो तीसरा है इसे लौह युग के नाम से जाना जाता है। जो कांस्य युग है, यानी जिस समय लोग कांसे का यूज करना शुरू कर दिए थे, तो जो कांस्य युग है ये नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी, और इसी का जो विकसित रूप है वो हमें हड़प्पा सभ्यता के रूप में दिखाई देता है। तो ये रहा ताम्रपाषाण काल। अब देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। अब किसको पढ़ना है? तो पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक काल को। किसको पढ़ना है? तो आद्य ऐतिहासिक कालखंड, आद्य ऐतिहासिक काल। देखें कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, किसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है? तो देखें कि ऐसा कालखंड जिसका लिखित प्रमाण तो मिलता है, लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी देखें कि जो हमने प्राक ऐतिहासिक सभ्यता पढ़ी थी, उस प्राक ऐतिहासिक सभ्यता में जो ताम्रपाषाण काल की जो सभ्यता थी, उस समय तक भी अभी लिखन जो था वो अभी वहाँ के जो लोग थे वो लिखन से अभी परिचित नहीं थे, यानी वहाँ के लोग जो थे लिखना नहीं जान रहे थे। लेकिन जैसे ही आद्य ऐतिहासिक काल आता है, इस आद्य ऐतिहासिक काल में लोग लिखना पढ़ना जान जाते हैं, लेकिन उनके लिखने के साक्ष्य भी मिलते हैं, उसके बावजूद हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते। उसका रीज़न ये है कि जो साक्ष्य मिले लिखे हुए, उन्हें अब तक पढ़ा ही नहीं जा सका, और जिस कालखंड के साक्ष्य मिले और उसे पढ़ा नहीं गया, वही कालखंड क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो आद्य ऐतिहासिक कालखंड किसे कहते हैं? तो ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित प्रमाण तो मिलता है, लेकिन उसे अब तक पढ़ा ना जा सका। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐसा कालखंड जिसमें लिखित प्रमाण तो मिलता है, लिखित प्रमाण या लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन इसे पढ़ा ना जा सका है, पढ़ा ना जा सका। ठीक है, यानी इस कालखंड के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिखित प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसे अब तक पढ़ने में विफलता ही मिली है, अब तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब देखें कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें जो पहला भाग है इसे कहते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। जो दूसरा है इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब देखें कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ये इसका अगर कालखंड की बात करें कि इसका कालखंड कब से कब तक था, तो जो इसका कालखंड था वो था 2350 से लेकर 1750 BC तक, यानी ईसा पूर्व तक। वहीं अगर वैदिक काल की बात करें कि वैदिक काल का जो कालखंड है ये कब से कब तक था, तो इसका जो कालखंड था वो था
1500 से लेकर 600 BC तक, यानी 600 ईसा पूर्व तक। अब देखें कि जो वैदिक सभ्यता है, इस सभ्यता को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, और एक जो सभ्यता है इसे ऋग्वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता। और इसी ऋग्वैदिक सभ्यता को मूल रूप से वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, और इसका कालखंड कब से कब तक था, तो 1500 से लेकर 1000 BC तक था। जो दूसरा कालखंड है इसका, इसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और इसके कालखंड की बात करें कि जो उत्तर वैदिक काल है, इसका कालखंड कब से कब तक था, तो जो इसका कालखंड था वो था 1000 BC से लेकर 600 BC तक। हमने देखा कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, किसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, और दूसरे कहते हैं वैदिक सभ्यता। हमने इसका कालखंड देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका कालखंड कितना था, तो 2350 से लेकर 1750 BC तक था। और वैदिक जो सभ्यता थी इसका जो कालखंड था कब से कब तक था, तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका क्या था, कालखंड था। फिर देखा कि जो वैदिक जो सभ्यता थी इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया। पहले कहा गया ऋग्वैदिक काल, और मूल रूप से यही वैदिक काल भी है, और दूसरे कहा गया उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है इसका कालखंड कब से कब तक माना गया, तो 1500 से लेकर 1000 BC तक इसका कालखंड माना गया। और दूसरी तरफ देखें जो उत्तर वैदिक काल है इसे कब से कब तक माना गया, तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का कालखंड माना गया। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता, जिसका कालखंड कब से कब तक था, तो 2350 से लेकर 1750 BC तक इसका क्या था, कालखंड था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो आवाज़ है वो प्रॉपर पहुंच रही होगी। तो आइए आगे देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसे अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसके अन्य नाम की बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका अन्य नाम क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सैंधव सभ्यता। देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता और सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी, खोज। तो इसकी खोज की बात करें तो 1921 में, कब, 1921 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। जिसका नाम क्या था, राय बहादुर दयाराम साहनी। और जो राय बहादुर दयाराम साहनी है इन्होंने 1921 में इस हड़प्पा की खोज की। ये किसके निर्देशन में काम कर रहे थे,
तो निर्देशन था जॉन मार्शल का। किसका था? तो जॉन मार्शल। और इस जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की थी? तो 1921 में इसकी खोज की थी। अब देखें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के जब यहाँ का खुदाई हुआ और खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए, जो पुरातत्व प्राप्त हुए, जब उनका निरीक्षण किया गया, जब उनका परीक्षण किया गया, तो पता चला कि जो उनका कालखंड है वो कब से कब तक का है? तो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का है। और ये काल का निर्धारण कैसे हुआ था? तो इस काल का निर्धारण C14 से हुआ था। किससे? C14, जिसे कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो कार्बन डेटिंग। और इस कार्बन डेटिंग से जब इस कालखंड का जब आयु पता किया गया तो पता चला कि इसका जो कालखंड है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक का है। लेकिन देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये एक ही बार नगरीय सभ्यता नहीं बन गई होगी, पहले इसका भी विकास हुआ होगा। तो देखें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके भी 3 अवस्थाएं थी। इसके कितनी अवस्थाएं थी? 3 अवस्थाएं। और इन तीनों अवस्थाओं की बात करें कौन कौन सी इसकी तीनों अवस्थाएं थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की 3 अवस्थाएं थी। 3 अवस्था, जिनमें जो पहली अवस्था थी उसे पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता या पूर्व हड़प्पा सभ्यता। जो दूसरा था यह था परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और जो तीसरा था यह था उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसके 3 अवस्थाएं थी। पहले को कहा गया पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानेंगे, इसे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और इसे उत्तर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानेंगे। अगर इनके कालखंड की बात करें तो जो पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता है इसका कालखंड कब से कब तक था? तो इसका कालखंड था 3500 BC से लेके 2600 BC तक, यानी 2350 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक जो कालखंड। पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता कालखंड कब से कब तक था? तो 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक था, 2600 BC तक था। इसके साथ ही साथ देखें कि जो परिपक्व जो अवस्था थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो परिपक्व अवस्था थी, ये 2600 BC से लेकर 1900 BC तक इसका कालखंड था। और जो उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है ये 1900 से लेकर और 1300 BC तक इसका कालखंड माना जाता है। अब देखें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कितना है? तो इसके विस्तार की बात करें विस्तार
तो जो इसका विस्तार है वो कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर। और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखें इसके लिए एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है पशु के पुआल उमाड़ दे द। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है पशु के पुआल उमाड़ दे द। ठीक है, इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है पशु के पुआल उमाड़ दे द, जिसमें देखें कि अरे यार, देखें ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूरब। देखें कि उत्तर में पहले पशु को देखते हैं। पशु में प का मतलब है पश्चिम और सु का मतलब है सुत का गेंडोर। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सुत का गेंडोर। और जो सुत का गेंडोर है ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में। कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में। पुआल, पुआल में पू का मतलब है पूरब और आल का मतलब है आलमगीरपुर। ये क्या है, तो आलमगीरपुर। और ये कहाँ है, तो ये यूपी में है। कहाँ है, तो यूपी में है। उमाड़ में ऊ का मतलब है उत्तर और माड़ का मतलब है मांडा। तो उत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक है, तो मांडा तक है। और ये कहाँ है, तो ये है कश्मीर में। और देद में द का मतलब है दक्षिण और दे का मतलब है दैमाबाद। दैमाबाद। और ये कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में। अगर हम इसके आकार की बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका आकार कैसा था, तो जो इसका आकार था इस तरह से, जो इसका आकार था कैसा था, तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा था, तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। यानी इसका विस्तार किस रूप में था, तो त्रिभुजाकार रूप में था। इसके साथ ही साथ देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अब तक कुल कितने स्थल की प्राप्ति हुई है, खुदाई के दौरान ऐसे कितने स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं, तो ऐसे कितने स्थलों की खोज हो चुकी है, तो करीब 1500 से अधिक, यानी 1500 से प्लस स्थलों की खोज हो चुकी है। लेकिन देखें कि इतने स्थल को हमें पढ़ना नहीं है। ये स्थल हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। हमें मात्र 5 से 7 ही स्थल पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम उन स्थलों की तरफ बढ़ें। तो देखें जो पहला स्थल है वो कौन सा है, तो जो पहला स्थल है वो है हड़प्पा। पहला कौन सा स्थल पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। और ये हड़प्पा है कहाँ पे, तो ये है मांटेगोमरी जिले में। मांटेगोमरी जिला। और ये मांटेगोमरी जिला है कहाँ पर, तो जो ये मांटेगोमरी जिला है ये कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहाँ पर है, तो ये रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी के कहाँ है, तो बाएं तट पर है। इसके साथ ही साथ देखें कि जो हड़प्पा है इसकी खुदाई किसने कराई थी, तो इसकी खुदाई किसने कराई थी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने कराई थी। दयाराम साहनी, ये वही दयाराम साहनी हैं जिन्हें राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम से जानते हैं। और ये वही हैं जिन्होंने हड़प्पा की खोज की।
और इस समय निर्देशन किसके निर्देशन में काम कर रहे थे? तो निर्देशन किसका था? तो जॉन मार्शल का था। किसका था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कराई, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। और इसी स्थल के नाम पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके विशेषताओं की बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता है, खुदाई के दौरान यहाँ से क्या मिला? तो यहाँ से मिला स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिला? स्वास्तिक चिन्ह। ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये सूर्य उपासना का प्रतीक है। सूर्य की उपासना का क्या है? प्रतीक है। अगर इसका सिंबल कैसा होता है? तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, जो क्या है? स्वास्तिक है। अक्सर आप देखते हैं शुभ लाभ ऐसे बना के लिख दिया जाता है, तो वो स्वास्तिक हुई होता है। इसके बाद देखें कि जो हड़प्पा है यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अन्नागार। और इस अन्नागार की विशेषता की बात करें तो ये 2 पंक्तियों में है। ये कितने पंक्ति में है? तो 2 पंक्तियों में मिला है। और जो अन्नागार है, अगर इसके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? तो जो इसकी लंबाई है वो है 15.23 मीटर। 15.23 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? तो जो इसकी चौड़ाई है वो है 6.09 मीटर। यानी जो हड़प्पा है, हड़प्पा से एक अन्नागार की प्राप्ति हुई है और ये अन्नागार 2 पंक्तियों में है। और यहाँ पे अगर इसके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 15.23 मीटर की और चौड़ाई 6.09 मीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। इसके साथ ही साथ देखें कि यहाँ से श्रमिकों को आराम करने के लिए 2 बैरक बनाए गए थे। यानी यहाँ से देखें तो श्रमिकों को या श्रमिकों के आराम के लिए 2 बैरक बनाए गए थे। 2 बैरक बनाए गए थे। ठीक है। इसके साथ ही साथ देखें कि यहाँ से कुछ मुहरें प्राप्त हुई हैं, कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। और उन सिक्कों की विशेषता क्या है? तो देखें कि यहाँ से क्या मिला है? तो कुछ सिक्के मिले हैं। कहाँ से? इस हड़प्पा से, जिन्हें मुहर कहेंगे। तो यहाँ से कुछ मुहरें मिली हैं। और इस मुहर की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे इस मुहर पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का अंकन। इसका मतलब है कि जो एक सींग वाला पशु है उसका अंकन इनके सिक्कों पे मिलता है, इनके मुहरों पर मिलता है। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एक श्रृंगी पशु था इस हड़प्पा के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। आज इस क्लास को बस यहीं तक रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों के बारे में। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही